लेकिन आज पूरी समाजवादी पार्टी ही अखिलेश के चेहरे के इर्द गिर्द घूमती है। पार्टी की पूरी बागडोर अखिलेश के हाथ में होने का बड़ा नतीजा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नजर आया, जब उन्होंने अकेले अपने दम पर यूपी में समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दिला दी। अपने चुटीले भाषण शैली के सहारे अखिलेश बड़े सरल अंदाज में विरोधियों पर तीखा वार करते हैं। चाहे चुनावी रैलियां हो या फिर विधानसभा या संसद का भाषण, अखिलेश एक मंचे हुए राजनेता के तौर पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। अखिलेश की राजनीति का आधार पिछड़े वर्ग का विकास है। अखिलेश अपने मुख्यमंत्री काल में विकास के कई बड़े कार्यों जैसे लखनऊ मेट्रो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ क्रिकेट स्टेडियम, आधुनिक डायल 100 को बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करते हैं। लोहिया की समाजवादी विचारधारा के साथ शुरू हुई अखिलेश की पार्टी कभी MY समीकरण पर चलने वाली पार्टी कहलाई, तो अब पार्टी की विचारधारा PDA के सहारे आगे बढ़ रही है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के आसरे अखिलेश की नजर यूपी के 90% वोटर पर है। जानकार भी मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में इसी फॉर्मूले के बदौलत समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के विजय रथ को बहुमत के पीछे रोक दिया। अब अखिलेश की नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। सवाल है कि क्या प्रदेश की परंपरागत राजनीति में अखिलेश का ये प्रयोग सफल होगा या नहीं। जी हाँ, वो उत्तर प्रदेश में राजनीति के युवा चेहरे हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, संघर्षों वाली पार्टी के मुखिया हैं और इस वक्त देश की लोकसभा में तीसरी बड़ी पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरा भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से। और मैं चाहती हूँ कि जो हमारे फाउंडर LCO लाइफ टाइम्स दिलीप सिंह जी सर और साथ ही साथ कनौजिया ग्रुप के जो सर हैं डायरेक्टर प्रमोटर, प्लीज आए सर आप भी और स्वागत करें अखिलेश जी का, प्लीज सर। गौतम कनौजिया जी। चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए लगातार। बिल्कुल चाहिए। स्वागत हुआ है माननीय अखिलेश जी का और हम चाहते हैं कि सेशन की शुरुआत हो। दिलीप जी लगातार मौजूदगी सर की हमारे साथ है, इसके अलावा अजय और मेरे सहयोगी धीरज जी भी प्लीज ज्वाइन करें सेशन को। हेलो चेक। नमस्कार आप सबका। अखिलेश जी के लिए एक जोरदार ताली बनती है। बहुत समाजवादी मुझे दिखाई दे रहे हैं और बहुत जुड़ रहे हैं और बहुत जुड़ते रहे। बहुत बहुत स्वागत है अखिलेश जी आपका लाइफ टाइम्स के मंच पर। मैं 2012 में यूपी के 54 जिलों का मैंने दौरा किया था चुनाव के दौरान और मैंने देखा था उस वक्त कि यूपी की राजनीति के पटल पर एक ऐसे युवा का उदय हो रहा था। एक यात्रा ने, साइकिल यात्रा ने पूरी हवा बदल दी थी और लोगों में एक नई उम्मीद पैदा हुई थी। लोग देख रहे थे कि पढ़ा लिखा युवक आ रहा है और यूपी को बदलेगा और लोगों ने अपार समर्थन भी दिया। अपने आप में रिकॉर्ड जीत भी 2012 में आई थी। मैं नोएडा से लेकर के गाजीपुर, बलिया और बांदा, चित्रकूट से ललितपुर तक पहुंचा था बहराइच से लेकर। वो उम्मीदें मैंने देखी थी। वहां से विकासवादी समाजवाद का एक उदय भी हुआ था अखिलेश यादव के साथ साथ। आज अखिलेश यादव का अब के सामने 27 है, क्योंकि 2012 के बाद 2017 भी आया, 2019 भी आया, 2022 भी आया, 2024 भी आया, अब 2027 है। अब क्या है अखिलेश का नारा? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने इस शिखर सम्मेलन में बुलाने का और अपनी बात कहने का मुझे मौका दिया।
बात तो ये थी कि पहले मैं कुछ कह लेता, लेकिन अच्छा लगा कि सवाल से ही सब बात शुरू हो गई। और मैं जब देख रहा था कि लोग बहुत ताली बजा रहे हैं, तो पत्रकार साथी भी ताली बजा रहे थे। पत्रकार साथी सवाल पूछे तो अच्छा लगता है, ताली बजा करके अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपका जो चैनल है लाइव, कभी कभी हम लोग लिव पढ़ लेते हैं उसको। आजकल तो कोई सच्चा सच्चा लाइव भी दिखा दे तो एफआईआर हो जाती है उस पर। और कुछ लोग ऐसे खुदगर्ज लोग हैं कि जो दूसरों के दुख पे खुशी मनाते हैं। तो आपका लाइव है, तो लाइव के साथ साथ लेट लिव भी हम लोगों को कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा। क्या बात है। पहले तो हम लोग ये पढ़ते थे माइट इज राइट, माइट इज राइट, जो हम लोग देख रहे हैं आजकल। अब राइट इज माइट है। और क्योंकि वो संविधान हमें रास्ता दिखाता है, हमारा लोकतंत्र हमें संविधान देता है, संविधान हमें रास्ता दिखाता है कि वो माइट इज राइट वाला अभी समय नहीं है, अब राइट इज माइट है। इधर तो मैं आपको नया चैनल, इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी दूंगा, लेकिन इधर हम लोग देखते हैं कि एक नए तरह का गठजोड़ शुरू हो गया है। और उसको कभी कभी हम लोग अपने शब्दों में कहते हैं कि मुखिया और खुफिया, कि अंदर ही अंदर मुखिया से तार मिले होते हैं खुफिया के, पूरा इन्वेस्टमेंट वहीं से आ रहा होता है। तो हम ये कहते थे कि जिसका दाना उसका गाना, लेकिन मुझे खुशी है आपका लाइव चैनल है, इसमें वो बात नहीं आएगी जो हम लोग और चैनलों के बारे में सोचते हैं। और ये अवधारणा दिलीप सर की है। दिलीप जी बताएंगे कि ये लाइव की अवधारणा क्यों है, क्या है? नहीं, अखिलेश जी बोल रहे थे, पहले वो कंप्लीट करें, फिर मुझे लगता है कि ठीक है। सबसे पहले तो लाइव टाइम्स टीम के तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और जो कीमती समय आपने हमें दिया है उसके लिए हम वाकई आभारी हैं। लाइव टाइम्स, जैसा आपने अंडरलाइन किया, आपने चिन्हित किया कि आप लाइव हैं, तो आपसे क्या उम्मीद है। इन्हीं उम्मीदों के लेके, इन्हीं बातों को लेके जब ये तय हुआ, जब हम लोग शुरुआत कर रहे थे, बोलते एक और चैनल देश में क्यों चाहिए, 400-500 चैनल तो है, एक और क्यों चाहिए। और जब हम बात करते थे लोगों से, तो लोग पत्रकारिता को, जैसे आपने कहा कि भाई आप ताली बजाने में अच्छे नहीं लगते, आप सच बोल ले, वही सवाल पूछने में अच्छा है, सच बताइए लोगों को। तो इसी मिशन को लेके, इसी सोच को लेके लाइव टाइम्स की शुरुआत हमने की है। और मुझे उम्मीद है कि जो बात आपने अंडरलाइन किया है, निष्पक्षता से आप सवाल पूछेंगे, निष्पक्ष आप रहेंगे, और लाइव है तो वो गड़बड़ियां नहीं होगी जिसका आपको अनुभव हुआ है। तो हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि अपने दर्शक तक ये शिकायत कम से कम हम उनको मौका दें कि इस तरह की कोई हमारे ऊपर कभी भी, हाँ, पत्रकारिता में कई बार ये होता है कि जो सूट नहीं करता है तथ्य, सच तो कड़वा होता है, और कड़वा सुनना या देखना बहुत लोग पसंद नहीं करते। इसके बावजूद भी सच पे हम लगातार डटे रहेंगे। हमारे सहयोगी अजय झा और धीरज त्रिपाठी दोनों हैं। अजय जी ने शुरुआत की कि आपकी 2012 की यात्रा, और उनका आखिरी था कि 2027 की क्या है। अब तमाम निगाहें, नजरें इस वक्त 2027, और आप लगातार, आपने पहले ही ऐलान कर दिया कि 27 में आपकी क्या तैयारी है। तो हम अपने दर्शक को, जो खास करके देख रहे हैं, जो यहाँ बैठे भी हैं, कि 27 का जो मिशन है उसको अखिलेश जी कैसे देखते हैं, और उस मिशन के बारे में अगर आप बताएंगे तो दर्शक को इस माध्यम से, क्योंकि ये विचार का मंच है, आपके विचार बहुत अहम है, और इन विचारों का अहमियत रखती है लोगों के जहन में। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे। मैं धन्यवाद देता हूं, हालांकि मैं वो बात वहीं पहुंच जाता।
जहां तक यूपी का सवाल है, यूपी देश का सबसे बड़ा स्टेट है, देश का। और कभी कभी हम लोग ये सुनते हैं कि यूपी की पहचान नहीं थी पहले। सच तो ये है कि जो ये बोलते हैं कि पहचान नहीं थी, उन्हें पहली बार लोगों ने पहचाना ही 2017 में था, क्योंकि इस प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री दिए हैं। आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि उस प्रदेश के बारे में ये कहा जाए कि 2017 से पहले कोई पहचान ही प्रदेश की नहीं थी। इसी शहर से देश के अटल पूर्व प्रधानमंत्री जी चुनाव जीतते थे और देश के प्रधानमंत्री बने, 3 बार बने। और आज भी जो प्रधानमंत्री हैं वो इसी प्रदेश से हैं। तो पहचान तो थी इस प्रदेश की, और एक ऐसा प्रदेश जहां सब भगवानों ने जन्म लिया हो, उस प्रदेश को पहचान की जरूरत होगी। लोगों ने तो पहली बार तब पहचाना, कोई काला चश्मा लगा करके आए, तब पहचान हुई उनकी पहली बार। और जो बात स्टेट की है कि एक तरफ तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, समाजवादी सरकार थी, जो काम हम लोगों ने किया वो आज भी एग्जाम्पलरी काम है। पहलगांव में अगर घटना न होती तो देश के प्रधानमंत्री जी जो 2 सबसे बड़े प्रोजेक्टों का उद्घाटन करने आ रहे थे, निवेली लिग्नाइट, जो समाजवादी सरकार में उस समय की कांग्रेस सरकार थी, उस समय प्लांट आया था, वो समाजवादी सरकार की देन थी, जिसकी वजह से वो प्लांट लगना शुरू हो गया था और सस्ती बिजली मिलती है। और दूसरी मेट्रो, और मुझे याद है कि उस समय लोकसभा के सांसद वहां से मुरली मनोहर जोशी जी थे, वो लगातार इस बात के लिए फॉलो करते थे कि मुख्यमंत्री जी कब दे रहे हैं कानपुर को मेट्रो। तो मैंने कहा कि आपकी मेट्रो बनेगी और उसका प्रस्ताव मैं दे चुका हूं, और मुझे खुशी इस बात की कि उसका जो मेट्रो समाजवादियों ने दी थी उसका उद्घाटन होने जा रहा था अभी। हालांकि वो चल रही है, लेकिन उद्घाटन होने जा रहा था। यूपी में जितनी मेट्रो दी गई हैं अभी तक, एक लखनऊ की मेट्रो पिछले 8 साल में 1 इंच आगे नहीं बढ़ी, समाजवादियों की देन है। कानपुर, आगरा, नोएडा से ग्रेटर नोएडा, दिल्ली से जोड़ने वाली नोएडा मेट्रो, और एक प्रस्तावित थी देश के प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में भी प्रस्तावित थी, लेकिन पता नहीं मुख्यमंत्री जी का मुख्य और प्रमुख का दोनों के इंजन टकरा रहे हैं कि क्या हो रहा है, जिसकी वजह से अभी तक न गोरखपुर में मेट्रो बन पाई है और न ही बनारस में बन पाई है, जबकि प्रस्तावित थी, बजट था उसका। अभी मैं एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार के एड को देख रहा था, उसमें लिखा था कि 17 एक्सप्रेसवे यूपी में बनने जा रहे हैं। मैंने कई बार गिना और जानकारी हासिल की तो पता लगा कि इतने एक्सप्रेसवे तो नहीं बन रहे यहां पर। मैंने उस बात का ट्वीट किया और जब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और प्रेस नोट में भेजा और प्रेस में कहा, तो उसके बाद सरकार ने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई और कहा कि हम 6 बना चुके हैं, 7 प्रस्तावित हैं। तो 7 और 6 13 और 4 बचे, वो कहां है? वो नगर सपनों में है। सोचिए, जो स्टेट सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जिताता हो, अभी तो हम लोग नंबर 1 पर हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार 3 बार बनाई यूपी ने। दिल्ली की तरफ से कोई भी एक्सप्रेसवे का अभी तक प्रोजेक्ट नहीं आया यूपी में, एक भी प्रोजेक्ट नहीं आया, पावर प्लांट नहीं आया, कोई नया आईआईएम नहीं आया, नया कोई एम्स नहीं आया, आपकी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं आई, IIIT कोई नया नहीं आया। और जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए जो 4 लेनिंग शुरू हो गई थी स्टेट बजट से, वो भी अभी तक नहीं आया। तो एक तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो होना चाहिए था, पता नहीं दिल्ली और लखनऊ वाले मिलकर के क्या कर रहे हैं। यहां तो सुनने हमारा सड़कों पे टायर फेंक रहे हैं, और लग तो ये रहा है कि इस बार बुलडोजर का भी टायर फेंक दिया उन्होंने, इसलिए बुलडोजर चला ही नहीं।
और ये कोई रामजस सुमन जी को धमकी नहीं है, ये रामजस सुमन जी और हमको धमकी नहीं है। ये जो कानून व्यवस्था का सवाल है, इसकी धज्जियां उड़ा दी उन लोगों ने। ये चुनौती यहां के पुलिस प्रशासन को दे रहे हैं। ये जो चुनौती मिली है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीरो टॉलरेंस कहा हो, उनके लिए चुनौती है कि आपकी स्टेट में कुछ भी हो रहा है और जिससे एफआईआर दर्ज हुई थी, एफआईआर दर्ज हुई थी, उसकी स्याही भी नहीं सूखी होगी, तब तक तो उन्हें रिहा कर दिया। सोचिए आप, रामजस सुमन जी के साथ और दलित भाइयों के साथ जो अन्याय हो रहा है और इस प्रदेश में महा अन्याय हो रहा है, जो नाइंसाफी हो रही है, पीडीए परिवार के लोग दूर से देख रहे हैं सब चीजें। इतनी नाइंसाफी कभी नहीं हुई होगी, अन्याय कभी नहीं हुआ होगा। और जो अन्याय कर करके खुश होता हो वो अच्छा शासक नहीं हो सकता। और फिर वो तो ये कह रहे थे कि हम तो स्टेट की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। मुझे लगता है कि अधिकारी भी उन्हें घुमा रहे हैं, जैसे खुद वो गाय में घूम रहे हैं अधिकारी लोग, वैसे अधिकारी लोग घुमा रहे हैं। अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी चाहिए तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट कितना आना चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना आना चाहिए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किसी कारण नहीं आ रहा है अगर, तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कहां है? और अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है तो दिख कहां रहा है, कहां पर लग रहा है इन्वेस्टमेंट? क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट आया तो आपने इंसेंटिव दिया होगा कोई ना कोई बजट से, उसके लिए बजट रखा हुआ इंसेंटिव के लिए। सुनने में तो ये आ रहा है कि इंसेंटिव ही कमीशन बन गया है, जो इंसेंटिव दिया जाता वो कमीशन है। और अभी जो अधिकारी लापता हैं, अंडरग्राउंड हैं, वो कोई कमीशन और इंसेंटिव की वजह से नहीं लापता है, वो जो बंटवारा होना था उसमें झगड़ा हो गया, इसलिए वो लापता है, अभी भी अंडरग्राउंड है। और ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहीं से ज्यादा से ज्यादा बहुत करीब है वो, 2 किलोमीटर जगह होगी। अब मैं अखिलेश तो जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो एक रोड मैप समाजवादी सरकार में तैयार हुआ था, जहां हम बैठे हैं, अगर हम राइट साइड में देखें तो रिवर फ्रंट बन रहा था, देश का वन ऑफ द बेस्ट रिवर फ्रंट था, और इसमें गोमती में पानी साफ बहता, ये एग्जेम्पलरी काम होता। उसके आगे आप डायल 1090 देखोगे, वुमेन पावर लाइन बनाया नहीं उन्होंने, लेकिन होर्डिंग बनाकर के उस पर लगा दी कि ये उनका प्रोजेक्ट है। आप बाईं तरफ चले जाइए, मायावती जी का तो दिखता है इधर, पीछे की तरफ बहुत ऊंची इमारत दिख रही है, जेपीएनआईसी। हमने तो ये भी कहा कि जैसे और प्रोजेक्ट आपने बेच दिए हैं, जेपीएनआईसी भी बेच दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें केवल खुशी इस बात की मिलेगी, कम से कम जेपीएनआईसी चलने लगा और लोगों को दिखेगा कि देश का वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ये दिखाई देगा, और दिल्ली बंबई से बड़ा ऑडिटोरियम इसमें दिखाई देता। उसके आगे लोहिया पार्क है, तमाम अधिकारी जो अन्याय कर रहे हैं वो वहीं टहलते हैं सब, जो इस उत्तर प्रदेश के करप्शन में शामिल हैं वो लोग भी उसी में टहलते हैं। दाईं तरफ चले जाएं हम लोग तो जनरेशन पार्क दिख जाएगा। इसी सड़क से अगर हम लोग जाएं, अंडरपास, फ्लाईओवर, वो सड़क, वो जनरेशन पार्क, और फिर जो बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं वो सब समाजवादियों की बनाई हुई हैं। चाहे राइट साइड देख लें, चाहे हम सामने देख लें, सब समाजवादियों की बनी हुई है। और सामने वो एक इकाना स्टेडियम दिखता है। मैं एक चीज यहां गौर कर रहा हूं, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो इकाना पहुंचा हूं। कि जितनी देर अभी अखिलेश जी ने बातें कही अपनी, उस पूरी बातों में आप लोगों ने गौर किया होगा कि मुश्किल से कुछ सेकंड के लिए विकास को छोड़कर दूसरी बातें की, और पूरे दरमियान आप यूपी के विकास के पहलुओं पर बात की। मैंने शुरू में जिक्र किया कि विकासवादी समाजवाद का उदय हुआ था अखिलेश यादव के उदय के साथ में। दिल में विकासवाद है, ये दिखाई दे रहा है मुझे, दिल में विकासवाद है, लेकिन जुबान पर पीडीए कहां से आ गया फिर? मैं उस थोड़ा पीछे ले जाता हूं। 2017 का मैं लास्ट प्रोग्राम करके आया था सोनभद्र का,
और देश की बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही सम्मानित एक जर्नलिस्ट मेरे साथ थी लास्ट प्रोग्राम में। और जब हम लौट करके आए और बातचीत हुई, और बातचीत में उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या लग रहा है। मैंने कहा कि सरकार बनाने जा रहा हूं मैं। तो जाते जाते उन्होंने कहा कि अगर आपकी 2017 में सरकार बन जाएगी तो ये आने वाली पॉलिटिक्स जो होगी वो डेवलपमेंट के उस पर चलेगी पॉलिटिक्स, और अगर आपकी सरकार नहीं बनी तो पूरे उत्तर प्रदेश की जाति और धर्म के आधार पर ये राजनीति चलेगी। जाति हम लोग पीडीए नहीं ढूंढ रहे हैं, ये पीडीए बीजेपी ढूंढ रही है। कोई कल्पना कर सकता है कि मुख्यमंत्री आवास को आप गंगाजल से धुलवाएंगे? किस आधार पे धुलवाया आपने? ये कहां से आई आपकी समझ और सोच? कौन लोग हैं वो लोग जो इस बात को इस तरीके से देखते हैं? और यही नहीं, मैं खुद एक मंदिर में गया था, वहां के जितने भी पुजारी और ब्राह्मण लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मना कर रहे थे कि मंदिर मत धोइए गंगाजल से, लेकिन उन्होंने गंगाजल से धुलवाया मंदिर। तो जाति की बात कौन करता है? जाति की बात वो लोग करते हैं, वो सत्ताधारी लोग जो जिन्हें सच्चाई नहीं फेस कर सकते। और जो आपने ठीक कहा कि सच कड़वा होता है, ये कहावत कोई एक दिन में नहीं बनी है। इस कहावत को हजारों साल लगे होंगे तब बनी होगी ये कहावत। तो अगर कोई पीडीए के नारे में, और आपको तो खुशी होनी चाहिए, पीडीए का जो पहला शब्द है वही पत्रकार के लिए है, पी फॉर पत्रकार। इसमें सबसे पहले आप ही लोग हैं। आप इसको जब समय के अनुसार इसको आप ढाल सकते हैं। नहीं, ये आप कहते हैं पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित, क्या है, क्या पीडीए का जो फॉर्मूला है? ये मोर मतलब रिफॉर्म फॉर्म ऑफ सबका साथ सबका विकास, जो इंक्लूसिव ग्रोथ है। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ सबका विकास है, आप उसको कह रहे हैं कि आप उसको नए तरीके से नहीं, क्या उसमें क्या उसमें आप अंतर क्या कैसे दिखाएंगे जो आप कह रहे हैं? जो सबका साथ सबका विकास नारा देकर के जो धोखा दिया गया, उसकी वजह से हमें पीडीए का गठन करना पड़ा। और पीडीए में हम सब लोग हैं, इसीलिए कहते जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, जिसके साथ अन्याय है। पत्रकार नहीं, वो तो जब अगर पत्रकार को महसूस करना चाहिए। कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, तो एक बहुत किसी बड़े चैनल पे एंकर थे, वो बोले मुझे एफआईआर हो गई। मैंने क्यों एफआईआर हो गई? कि उन्होंने कुछ सच लिख दिया इसलिए एफआईआर हो गई। तो मैंने कहा फिक्र मत करो, पी फॉर पत्रकार। तो ये इसमें जुड़ रहे हैं, मतलब जैसे ए में भी कई मायने हैं, ए के भी क्या क्या है ए में? आपको मैं सुन रहा था कहीं पर कि आपको कह रहे थे ए में पहले सारा मायने बता दीजिए कि क्या है, पी का क्या क्या होगा, डी का क्या क्या होगा और ए का क्या क्या होगा। नहीं, ये क्योंकि ये हमारा फार्मूला है, तो जब चाहेंगे तब फिट कर देंगे उसको। जाए हमारा फार्मूला है ना, हम अपने फार्मूले से चल रहे हैं। हम किसी को क्यों बताएंगे हमारा फार्मूला क्या है? ये सीक्रेट है 27 का। पूछा तो मैंने कहा आप भी हमारे साथ 27 के मिशन का सीक्रेट है ये। नहीं, ये विस्तार होता चला जाएगा इसका। नहीं तो ए अगड़ा भी है और एक आदिवासी भी है। हाँ बिल्कुल, उसमें अगड़ा भी है और पी फॉर पंडित जी भी है। एक बात आपने कही विकास की यात्रा को चिन्हित करते हुए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पे था आर्थिक रूप से, अभी हम दूसरे नंबर पे हैं। और आप आंकड़े आजकल बहुत अच्छा लेके मीडिया के साथ लोगों के साथ शेयर करते हैं, इसको आप किन आंकड़ों से देखेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता है वो आंकड़े कहां से लेकर के आएंगे मुख्यमंत्री जी। हो सकता है उन्हें किसी अधिकारी ने दिया हो और क्या मानक तय किए होंगे जिसकी वजह से नंबर इस पे पहुंच गया हो। लेकिन ये सरकार बड़ी 30 मार्का सरकार है।